नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी का लेसन नंबर 10 देखेंगे। चलिए देखते हैं लेसन नंबर 10। अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में पूंछों पर ताव देते हुए रुपैले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी, कविता पाठ भी करना होगा और एक संगीतज्ञ राजा होगा। कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। इसमें कोई प्रश्न नहीं बनता। हम आगे देखते हैं क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। तो प्रशस्ति क्या होती हैं ये भी देखेंगे। प्रशस्तियाँ जब किसी राजा की भूमिका के बारे में कोई वर्णन किया जाता है कि वो बहुत ही प्रशंसा की जाती है उसके बारे में, उसी को प्रशस्तियाँ कहा गया है। चलिए फिर भी देखते हैं आगे। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के, कौन सा वंश है? गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहे हैं। तो समुद्रगुप्त का नाम आते आपके दिमाग में आता होगा कि समुद्रगुप्त के बारे में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये वीणा वादक थे। और वीणा वादक थे तो ये पता किस चलता था? सिक्कों पर। किसके? सिक्कों पर क्या था उनके उल्लेख से पता चलता है कि ये वीणा वादक थे। तो ये एक, जब हम पुरातात्विक सामग्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर सिक्के का वर्णन किया जाता है। तो समुद्रगुप्त वीणा वादक थे। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ कहाँ हैं? इलाहाबाद में, याद रखना है। खुद एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई। एक यह विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। आ गया। प्रशस्ति कौन सी भाषा का शब्द है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बना, याद रखना है प्रश्न को। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ऐसे कि संस्कृत है जिसका अर्थ क्या है? प्रशंसा। प्रशस्ति से प्रशंसा अर्थ निकाल सकते हैं, कौन सी भाषा का है? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये संस्कृत भाषा का है। और प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। तो अब पढ़ेंगे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखें समुद्र की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा कि एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान और उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बारे में बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। देखिए, योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों, अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है? किस प्रकार युद्ध लड़ते होंगे? तो ये हम सोच सकते हैं उसके बारे में। प्रशस्ति में बहुत कुछ लिखा हुआ होगा। साइड में देखो, ये आपको सिक्के दिखा रखे हैं और नीचे लिखा भी गया है वीणा बजाने वाला राजा, तो वो समुद्रगुप्त ही है। अगर तुम मानचित्र 7 में पृष्ठ 105 पर गौर से देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु देखो, उसी तरह कुछ बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। ये मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं उनकी प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। तो हरिसेन भी इनके दरबार में थे, ये आपको याद रखना है। हरिसेन किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के। तो मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के 9 शासकों का है, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने सामने। देखो, आर्यवर्त के 9 शासकों का जो है उसको किस क्षेत्र, किस हरे रंग से दर्शाया गया है आपने बताने के लिए यहाँ पर। और दक्षिणापथ में 12 शासक, तो ये ध्यान रखना है। आर्यवर्त में कितने शासक आते हैं? 9। और दक्षिणापथ में 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु, इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से दर्शाया गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण संग आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उन्हें दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। तो कुषाण आपने पहले पढ़ा। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। और शंख वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की
और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो सिक्के आप पहले ही देख चुके हैं, ये सिक्के हैं यहाँ दिखाए गए हैं, ये देखो उस टाइम के सिक्के हैं। समुद्रगुप्त को कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया, जैसे सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया हो, इसलिए उन्हें वीणावादक कहा गया है। मानचित्र में प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम, प्रश्न एक आ गया, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? प्रयाग। लगभग सभी जानते हैं। उज्जैन पाटलिपुत्र ढूंढो, तो उज्जैन पाटलिपुत्र आपने पहले पढ़ा था। उज्जैन उत्तर से दक्षिण रास्ते मार्ग में आता था और पाटलिपुत्र राजधानी थी, गुप्त शासक के महत्वपूर्ण केंद्र थे। आर्यवर्त तथा दक्षिणवर्त के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त व्यवहार में क्या अंतर था? तो ये चलो देखते हैं। ये जो दिखा रखा है पाटलिपुत्र कनौज, ये फिर एक बार अपने पास है, तो गौर से देखना है इस मानचित्र में। तो फिर बता देता हूँ आपको इनके बारे में। ये जरूर वर्णन है कि ऊपर की दिशा है वो दिशा किस तरफ है, दूसरा ऊपर क्या होती है? उत्तर, फिर नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और ये पूर्व, ये ध्यान रखना है। तो ये ऊपर थानेसर, मथुरा, कनौज, प्रयाग जो आज इलाहाबाद है, पाटलिपुत्र, नालंदा, दोनों ये क्या थे? बिहार में थे, आज पाटलिपुत्र पटना है। उज्जैन पहले पढ़ा था आपने, वल्लभी गुजरात में, भरूच, सातवाहन, अजंता, ऐहोल, अमरावती, तो ये सारे हैं, ये वही बंगाली खाड़ी, और इधर कौन सी आ जाएगी? अरब सागर। ये चालुक्य, पल्लव वंश, कांचीपुरम, चोल, चेर, पांडे, ये तीनों आपने देखे थे। ये भी देख लो नीचे, चेर किस साइड है, तो दिशा कौन सी है चेरों की? पश्चिम आ जाएगी। पांडे नीचे की साइड है और चोल है वो पूर्वी साइड में आ जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। बीच में अपना सबसे इंपॉर्टेंट मीनाक्षी मंदिर के बारे में पढ़ा था, वहाँ मदुरई, वो मदुरई है, मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखो इसको। तो ये सारी चीज़ें इस मैप में आपको दिखाई गई हैं। अब आगे देखते हैं विक्रम संवत। तो विक्रम संवत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं थोड़ा इसको और। 58 ईसा पूर्व प्रारंभ, 58 कितने ईसा पूर्व? 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत। ईसा पूर्व आप समझते होंगे, ईसा मसीह के जन्म को 0 माना, और इससे पूर्व 58 ईसा पूर्व, इसके बाद वाले क्या आते हैं? बाद में से 1, 2, और आज कितना चल रहा है? हम 21वीं सदी की बात करते हैं, यानी 2020 जो चल रहा है, तो उससे पूर्व 58 वर्ष पूर्व की बात है ये, कि विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। यानी विक्रम संवत किसने स्टार्ट किया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की और विक्रमादित्य की उपाधि दान की। तो आप याद रखोगे चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है विक्रम संवत स्टार्ट करने वाले 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब आएगी वंशावलियाँ। प्रशस्ति पढ़ी, वंशावलियाँ क्या है? वंश के बारे में जो वर्णन करके बताती है वो क्या है? वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति पितामह हैं, यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी, किनकी माँ? समुद्रगुप्त की, लिच्छवी गण की थी। कुमार देवी किसकी गण थी? लिच्छवी गण की थी, याद रखना है, ये भी प्रश्न बनता है, पीछे आया BRS में ये प्रश्न। पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, यानी चंद्रगुप्त है वो गुप्त वंश के प्रथम शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसे बड़ी उपाधि धारण की। याद रखना है, चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि? महाराजा धीराज। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। तो जो दोनों ने कर ली तो प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपाधियों के महत्व को हिसाब से सजाओ, राजा, महाराज, अधिराज, महाराजा। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें उन शासकों, उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेख होता है, सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियानों में अंतिम शक शासकों को परास्त किया और बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि दरबार विद्वानों से भरा था। इन्हें कुछ के बारे में अध्याय 11 में मिलेगी। हर्षवर्धन और हर्षचरित्र भी हम पढ़ के आए थे ऊपर, तो हर्षचरित्र के बारे में जानते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख होता है, सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह अन्य शासकों के बारे में उसकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। हर्षवर्धन है, उन्होंने 14 साल पर, और उनके दरबारी कवि बाणभट्ट, याद रखना है, बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। यानी हर्षचरित है वो किसने लिखी? तो प्रश्न बन गया बाणभट्ट ने। अब बाणभट्ट ने लिखी तो सीधा प्रश्न ये बनता है हर्षचरित है वो किस भाषा में लिखी गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सीधा प्रश्न कोई नहीं पूछता आजकल कि हर्षचरित किसने लिखी, सबको आता है बाणभट्ट, तो किस भाषा में लिखी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हर्षचरित है वो संस्कृत भाषा की है। किसके बारे में हर्षचरित है, किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो हर्षवर्धन के बारे में वर्णन किया गया है, ये याद रखना है।
इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने का तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री श्वेतसांग पहले पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे, उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने थे। हर्ष सबसे पहले कहाँ के राजा बने, याद रखना है, प्रश्न आ गया, थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के साथ जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर लिया। यानी सबसे पहले राजा कहाँ के बने हर्षवर्धन, तो थानेसर के। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीत कर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। अब किसका करेक्टर बीच में आ गया, पुलकेशिन द्वितीय। भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो, सूची बताओ, जब हर्षवर्धन बंगाल से नर्मदा नदी तक गए होंगे तो आज की किन किन राज्यों से गुजरे होंगे। अब आता है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ, जो आपने पुलकेशिन द्वितीय देखा है। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण, हर्षवर्धन के समय में कौन से महत्वपूर्ण राजवंश थे, पल्लव और चालुक्य। अभी अपन देखा था चेर चोल पांडे। तो पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम, यानी पल्लवों की राजधानी कौन सी थी, याद रखना है कांचीपुरम, सीधा प्रश्न है। आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। चालुक्यों का राज्य किन नदियों के बीच से था, कृष्णा और तुंगभद्रा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। अब ऐसा प्रश्न अगर उठा लिया जाता है एनसीईआरटी में से तो हम सोचते रहते हैं कि प्रश्न कहाँ से आया। सीधा सीधा दिया गया है कि चालुक्य राज्य है वो कृष्णा व तुंगभद्रा नदी। सीधा प्रश्न आया किन किन नदियों के बीच में चालुक्य स्थित है, वहीं आ जाएगा आपका ऑप्शन कृष्णा कावेरी तुंगभद्रा, कृष्णा तुंगभद्रा कावेरी, इसमें से कोई नहीं। ऐसे ऑप्शन आते हैं, फिर हम उसमें खोजते रह जाते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप एनसीईआरटी को, मैं आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, टाइम भी लग रहा होगा, लेकिन इसमें टाइम लगने की बात नहीं है, टाइम तो लगाना पड़ेगा शुरुआत में। बाद में जब इसकी क्वेश्चन बन जाएंगे आपको एनसीईआरटी बार बार पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक साथ प्रश्न बना दिए जाएंगे। लेकिन सीधे प्रश्न बनाने से अच्छा है कि आप इसको एक बार इंस्टेंटली रीड कर लो। रीड करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी में है क्या और क्या क्या प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से बनते हैं, तो आसान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। चालुक्यों की राजधानी क्या थी, आगे वाला प्रश्न आ गया एहोल। देखो दो प्रश्न आ गए, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम और चालुक्यों की राजधानी एहोल। यह एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था। एहोल क्या था, व्यापारी केंद्र। धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे दोनों ही ऑप्शन में, तो इसलिए संभव है कि युद्ध होना आवश्यक था। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति, अब प्रश्न आ गया रवि कीर्ति किसके दरबार में थे, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा से यहाँ राज्य मिला था। और रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है, यह हमें सभी पता ही है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए और पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी चीज़ हो जहाँ पर कर सबसे इंपॉर्टेंट हो, कर क्या था, भूमि कर ही था इंपॉर्टेंट। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गाँव होते थे, ये भी पहले वहाँ होते थे, आज भी हैं हमारे यहाँ। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गया था। बेटे को पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिशरण अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता, जैसे हरिशरण महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारमात्य अर्थात महत्वपूर्ण मंत्री और एक संधि विग्राहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री था। संभवतः यहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीकर्ता मुख्य शिल्पकार था, कायस्तों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे।
इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ उन्हें कुछ व्यक्ति अपने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। साथ साथ कुछ सेनायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। सेनायकों की कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिनसे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इस युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे, और जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करते। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने के बात कही गई है। नगरम व्यापारियों का इस संगठन का नाम था। अब नगरम क्या है, यहाँ प्रश्न आ गया। व्यापारियों के संगठन का नाम क्या था? नगरम। अब नगरम हम नगर से समझते हैं, लेकिन ये व्यापारियों संगठन का नाम है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, हम यहाँ चौंक जाएंगे। सीधा अगर प्रश्न आता तो अलग, यहाँ अलग है। ये व्यापारियों से संगठन का नाम क्या था? नगरम। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिली है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत में बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। तो ये दोनों ही भाषाएं इंपॉर्टेंट हैं कि आमजन की भाषा वो क्या थी? प्राकृतिक थी। उस टाइम ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसका है? कालिदास का। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवक की प्रेम कहानी है। देखो, आपको इसके अंदर भी आज पता होना चाहिए। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि आपको अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी कहानी है, नहीं, इसके अंदर दुष्यंत नाम का एक राजा है। किस नाम का? दुष्यंत। और शकुंतला नाम की एक युवती है, उसकी प्रेम कहानी है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो नाम से स्पष्ट है कि शकुंतला से शाकुंतलम उन्होंने बना दिया। दुष्यंत अपने को याद रखना पड़ेगा, दुष्यंत को याद रखो। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा एक इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी कुछ मिलता है तो वह पुलिस में खबर करता है, और उसके तो क्या उसके साथ भी इसी तरह का बर्ताव होता है? ये सोचने की बात है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए थे। राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अभिलेख लिखवाए। तो अशोक नाम महान का अपना नाम पड़ा था, प्राकृत में अभिलेख लिखाए थे उन्होंने। चीनी यात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्होंने ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रखना पड़ता था। वे लिखते थे ही होगा, इसमें है तो नहीं आएगा। अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी के प्रकार से संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया। राजा की सेना, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिनमें सोने के पायदान, खाने पीने का सामान आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थीं। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ी या ऊँटों पर हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों को पीठ पर लाद कर ले जाया करती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुलता तुरही बजाते हुए चलते रहते। रास्ते में पड़ने वाले गांवों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दड़ी, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे। जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोंपड़ियों हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों की काफिलों में जूते, बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। सेना के साथ ले जाए जाने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। तो ये कोई खास नहीं, आगे देखते हैं। अब अन्यतर में है
मानचित्र में अरब को ढूंढो। अब अरब कंट्री है वो अपन देखेंगे। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी था। नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले लोगों, अन्य लोगों में बेदुइन थे। बेदुइन कहाँ हैं, याद रखो, बेदुइन कोई प्रश्न आ जाए, अरब से संबंधित है। बेदुइन जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। बेदुइन क्या है, देखो इंपॉर्टेंट हो गया, घुमक्कड़ कबीले थे वो। बेदुइन क्या है, घुमक्कड़ कबीले। कहाँ के हैं, अरब के हैं। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में रह सकता था। देखो RS में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस मैंने बेदुइन लिख दिया, अब क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। NCERT में जब आपको दिया है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे वो बाहर का प्रश्न हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, कैसा भी हो। लगभग 14 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नाम एक नए धर्म की शुरुआत की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पैगंबर मोहम्मद ने क्या किया था, एक इस्लाम नामक धर्म की शुरुआत की थी 14 साल पहले। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना, उसके बाद सभी को सम्मान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान खास दिए गए हैं। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ क्या है, कुरान। जैसे हिंदुओं की अपनी गीता होती है वैसे ही मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्र बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत में फैल गया। अब अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 13 साल पहले सिंध को जीत लिया था। ये है, तो रास्ता ढूंढने की बात कही है। आज का लेसन तो कंप्लीट हुआ। कल्पना करने वाली बात है, उपयोगी शब्द है, प्रशस्ति, आर्यावर्त, दक्षिणावर्त, ये सभी हम जानते हैं। सही गलत बताना है, ये आप कर ही लोगे। फिर गौतम की शुरुआत 17 साल पहले भी थी। हर्षवर्धन के शासन 14 साल पहले हुआ था। तो ये सारे प्रश्न आपको लिखे। इस 3 लेखों का नाम बताओ। हर्षवर्धन ने लिखा है। इस युग में सैन्य संगठन क्या बदलाव आए। ये छठी के बच्चे हैं वो प्रश्न लिख सकते हैं, इनके उत्तर इसमें देख के लिख सकते हैं, कर सकते हैं। और अंत में यही कहूँगा कि सभी को अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।